हेलो एवरीवन। आज हम क्लास +1 केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं। और आज लेक्चर नंबर 8 में कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए है कि नंबर ऑफ विजिबल लाइंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न द फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम, कितनी लाइंस आपकी विजिबल होगी। तो आपको पता था कि जैसे ये मान लीजिए n=1 है, फिर ये n=2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है और 5 इसके नज़दीक है जस्ट। तो अगर 3 से 2 में आए, 4 से 2 में आए, 5 में 2 में आए, ये वाला आपको क्या होता है, विजिबल होता है। यानी जो 2 तक आएगी वो विजिबल होगी। अब 2 से 1 में आए, 3 से 1 में आए, 4 से 1 में आए और 5 से 1 में आए, तो आपको ये विजिबल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये किस में आ जाती है, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर आ जाती है। तो आपके पास ये फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर है, तो फिफ्थ में कहाँ से आ सकती है, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, फिर कहाँ से आ सकती है, 4 से भी आ सकती है, 3, 2 और 1। ठीक है, उसके बाद कहाँ से आ सकती है, 3 से आ सकती है, 2 और 1। तो आपको कितनी लाइन्स दिखाई देगी, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। आपको केवल 3 लाइन दिखाई देगी। 5 से 2 में आ सकती है, 4 से 2 में आ सकती है और 3 से 2 में आ सकती है। तो इसलिए इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 विजिबल लाइंस आपको दिखाई देगी। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की बात करें उससे पहले हमें ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर समझना पड़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ डी ब्रोगली क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। आइंस्टीन हैड सजेस्टेड दैट लाइट कैन बिहेव एज ए वेव एज वेल एज लाइक ए पार्टिकल। आइंस्टीन ने सबसे पहले ये सजेशन दिया कि लाइट की ड्यूल नेचर है, लाइट कैन बिहेव एज वेव एज वेल एज लाइक ए पार्टिकल। ठीक है, दोनों की तरह। डी ब्रोगली प्रपोज दैट मैटर लाइक रेडिएशन शुड आल्सो एग्जिट ड्यूल बिहेवियर बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। और डी ब्रोगली का ये मानना था कि जैसे रेडिएशन आपके ड्यूल नेचर की होती है, वैसे ही कोई भी मैटर वो भी ड्यूल बिहेवियर करता है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो उन्होंने क्या किया, वेव वालों को और पार्टिकल वालों को मिलाने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन जो होता है हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन जो होता है वो क्या होता है हमारे पास है, E=mc²। और आपके पास अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी होता है, वो होता है E=hν। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो अगर दोनों कंपेयर करेंगे तो यानी सेकंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट के अंदर पुट कर दें, तो hν क्या आ जाएगा, mc²। ये हो जाएगा थर्ड। और ν क्या होता है आपको पता होगा, c/λ। ये पिछले वाले में कर चुके हैं। अगर ये वैल्यू पुट करें तो hc/λ mc²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो h/λ क्या बचेगा, mc। तो λ क्या आ जाएगा, h/mc। मान लीजिए c जो है वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बराबर है, तो λ क्या आ जाएगा, h/mv। और m इंटू वी क्या होता है पास है, मोमेंटम, तो h/p। एंड दिस वेवलेंथ इज नोन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ। इस वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको कैलकुलेशन अपने नोटबुक में लिखनी है। अगर आ जाए ड्यूल नेचर ऑफ मैटर ऑफ डी ब्रोगली, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन होता है E=mc² और प्लैंक के हिसाब से hν। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, hν=mc², न्यू की वैल्यू होती है c/λ। वो अगर पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा h/λ=mc। अब रीअरेंज करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, वेवलेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे, तो h/mc आ जाएगा। अगर c वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बराबर है तो, या हम कहें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है, तो आप लिख सकते हो λ=h/mv। इसका मतलब एक तो रिलेशन क्लियर हो गया होगा यहाँ से, m जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। मास अगर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, और मास कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। और वेवलेंथ अगर बहुत ही कम होगी, 0.000 होगी, तो उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना पॉसिबल है नहीं होगा। इसीलिए ये केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल हो पाया, जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर ऑफ डी ब्रोगली था। और जैसे कार, बस, ये जो हेवी आपके पास बात करें जिनका मास बहुत ज़्यादा होगा, उनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होगी।
ठीक है, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वेवलेंथ निकालने के लिए बेस्ट फॉर्मूला है, जबकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये लिख लोगे। बढ़े अब आगे। ये रिलेशन आपको ध्यान रखनी है कौन सी, कि डी ब्रोगली ने प्रपोज क्या किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, या फिर लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी। पी इज द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये आपका लीनियर मोमेंटम होता है बच्चों। कौन सा होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ टेबल है जिसमें आपका एक सब्सटेंस है, स्लो इलेक्ट्रॉन है, मास इतना होगा, स्पीड अगर ये है तो वेवलेंथ इतनी निकल के आई। फास्ट इलेक्ट्रॉन है तो मास तो सेम ही रहेगा, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी और उसकी वेवलेंथ ये। तो अल्फा पार्टिकल के लिए 1 ग्राम मास के लिए, बेसबॉल के लिए, अर्थ के लिए, बस ये आपके पास वेवलेंथ निकल के आई। यानी कोई भी अगर मैटर है, अगर वो मूव कर रहा है तो वो ड्यूल नेचर रख रहा है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है और वो वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। सबका हमने निकाल के इसमें कैलकुलेट किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली। वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली एच अपॉन में एम वी। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.626। यहाँ पे 3 दे रखा है क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 6 से बड़ा है, तो आप ये भी वैल्यू यूज कर सकते हो, जूल सेकेंड। ऐसा यूनिट इनपुट करनी है। मास है 60 kg, तो एम हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 1000 kg, क्योंकि आपको ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लेना बच्चों, पहले किलोग्राम में। स्पीड यानी v कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप अब आपको h की वैल्यू पता है, m की वैल्यू भी पता है और v की वैल्यू पता है। अब तो कैलकुलेशन कर ही लोगे। आज छोटी क्लास वाला क्वेश्चन बन गया, इसको आप खुद सोल्व करो, इसका आंसर आपका आ जाएगा। इस फॉर्मूले के अंदर सभी वैल्यू पुट कर दो। बस इतना ही ध्यान रखना था, जो ग्राम में दे रखा है, जो क्या दे रखा है बच्चों, ग्राम में दे रखा है, उनको हमें क्या करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऐसा यूनिट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड पोटेंशियल। तो मान लीजिए ये मैंने प्लेट लगा दी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इसके बीच में क्या रख दिया, एक नेगेटिव क्यू चार्ज रख दिया। तो नेगेटिव क्यू चार्ज भाग के किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ जाएगा। इफ ए चार्ज क्यू इज एक्सलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल वी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये वर्क डन के बराबर ही होता है। जितना इन्होंने काम किया उतनी उसके पास एनर्जी आई होगी। तो v इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास है, वर्क डन पर यूनिट है चार्ज। तो यहाँ से w की वैल्यू क्या आ जाएगी, q इंटू वी, और तो ये हमने लिख दिया q इंटू वी। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाली जो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन है उसको हमने m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, तो 2m नीचे हो गया और ऊपर क्या बन गया, m स्क्वेयर वी स्क्वेयर क्यू वी। और लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, अभी बताया था एम वी के बराबर होता है। तो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, पी स्क्वेयर अपॉन 2m क्यू वी। पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से पी स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 2m/q_v। पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2m/q_v। एज पर डी ब्रोगली लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम पी। पी की वैल्यू पुट कर देंगे √2m/q_v। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहें तो इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है। मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इसके अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज होता है 1.6 नेगेटिव का होता है इंटू 10⁻19। ये वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे मास की, क्योंकि तो ओनली वी रह जाएगा, सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसके लिए केवल है, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए बच्चों, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए है। ठीक है, तो ये रिलेशन है, बिल्कुल आसान सी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, आसान सी रिलेशन थी। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज दिस, कैलकुलेट्स वेवलेंथ। यानी इस बार हमें लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, इसको पी होता है, और अभी पढ़ के हैं पी किसके होता है, √2m इंटू क्या कर देंगे हम, काइनेटिक एनर्जी। क्या कर देंगे बच्चों, 2m काइनेटिक एनर्जी। कैसे किया, थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, तो हमने क्या किया था, हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी था ना। तो इसको हम क्या कर दें,
एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, एम स्क्र वी स्क्र डिवाइड बाई 2m है काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इज इक्वल टू एम स्क्र वी स्क्र क्या लिखता हूँ पी स्क्र अपॉन में 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो काइनेटिक एनर्जी किसका हो जाएगा 2m पी स्क्र, सॉरी पी स्क्र निकालना था, मैं किसकी वैल्यू निकालनी थी पी स्क्र की, तो पी स्क्र किसके को आ जाएगा, पी स्क्र आ जाएगा पास है 2m काइनेटिक एनर्जी, और तो पी इज इक्वल टू क्या जाएगा √2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मास दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे सॉल्यूशन करोगे आंसर है आ जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेवलेंथ फॉर एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो लैम्डा इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लैम्डा कांस्टेंट है, वी सेम है, लैम्डा कांस्टेंट रहेगा और सॉरी एच जो है वो कांस्टेंट रहेगा और वी क्या रहेगा सेम रहेगा। तो केवल मास और चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो ये चार्ज और मास कैसे इन्वर्सली है, तो हम यहाँ पे दोनों का निकाल के दोनों को डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे। ये थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो। पहले अल्फा के लिए निकालिए फिर प्रोटॉन के लिए निकालिए। नेक्स्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, जैसे ये मतलब एक हाइजेनबर्ग है यहाँ पे बैठा है, तो ये एक बात बोलते हैं कि वी कैन टेल यू द स्टेटस ऑफ योर ऑर्डर और द लोकेशन बट नॉट बोथ। या तो हम आपने जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की स्टेटस बता सकते हैं या फिर उसकी लोकेशन बता सकते हैं, दोनों नहीं बता सकते। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐसा ही कुछ कहता है, और ये केवल किसके लिए एप्लीकेबल होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर पार्टिकल बहुत छोटा है तो हाइजेनबर्ग का करना है कि पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। तो आप पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, ये किसका कहना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नहीं, आप क्या लिख सकते हो, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए भी लिख सकते हो। किसके लिए लिख सकते हो बच्चों, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। और इन्होंने जो मैथमेटिकल रिलेशन दी वो थी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन में 4 पाई। ये किसके को आ जाएगा, एच अपॉन में 4 पाई। इसमें यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो डेल्टा एक्स को बोला जाता है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन है पोजिशन, पोजिशन के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, और डेल्टा जो पी है वो आपका है अनसर्टेनिटी इन है मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। आपको पता है पी इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है, या तो मास चेंज हो या वेलोसिटी चेंज हो तभी तो चेंज किस में आएगा, मोमेंटम में। तो मास चेंज हो नहीं सकता, तो ओनली क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम डेल्टा वी। अगर वो यहाँ पे पुट कर दूँ मैं तो आपका ग्रेटर देन और इक्वल आ जाएगा एच अपॉन है 4 पाई। इसके साथ एक रिलेशन और भी दी थी बच्चों, वो रिलेशन क्या थी, वो रिलेशन थी कि एनर्जी और टाइम, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी और अनसर्टेनिटी टाइम, उन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर दें, उन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमेशा ही वो आपके ग्रेटर देन या इक्वल टू आती है किससे, 4 पाई, सॉरी एच अपॉन में 4 पाई। वो हमेशा ही इक्वल या ग्रेटर आती है किससे, एच अपॉन में 4 पाई। इन्होंने एक साथ कभी मेजर नहीं कर पाया, डेल्टा एक्स स्मॉल है तो डेल्टा पी लार्ज आया, डेल्टा एक्स लार्ज आया तो डेल्टा पी क्या आया, स्मॉल आया। इसका मतलब क्या है कि जब डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। मान लो मेरे पास एक किसी को लेंथ मेजर करनी है और मैं कहता हूँ कि हर बार वो लेंथ 5 मीटर है, 5 मीटर 5 मीटर है, मैं 10 बार मेजर कर लिया उसको फिर भी 5 मीटर आती है, तो कितना चेंज आया मेरा, जीरो। यानी जब वो वैल्यू जीरो के क्लोज हो इसका मतलब आप एग्जैक्ट मेजर कर पा रहे हो। और एक बार मैं उसको कहता हूँ 5 मीटर है, एक बार कहता हूँ 10 मीटर, एक बार कहता हूँ 2 मीटर है, एक बार कहता हूँ 13 मीटर है, इसका मतलब आप सही तरीके से उसकी लेंथ को मेजर नहीं कर पाए हो, क्योंकि उसमें जो चेंज आ रहा है वो बहुत ही क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो डेल्टा एक्स अगर अप्रोच करेगा जीरो को तो डेल्टा पी अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को, और डेल्टा पी अप्रोच करेगा जीरो को तो डेल्टा एक्स अप्रोच कर जाएगा किसको, इन्फिनिटी का। इसका मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए आप दोनों पोजीशन और मोमेंटम एक साथ एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये किसका मानना है, हाइजेनबर्ग का मानना है। और
लेमडा अगर वेरी स्मॉल होगा तो एनर्जी उसकी बहुत ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। और एनर्जी ज़्यादा होगी जब उसको टकराएगा कोई इलेक्ट्रॉन के साथ। कोई ऐसी मान लो लाइट वेव आए जिसके पास वेवलेंथ बहुत ही कम हो, तो हम जानते हैं कि ई इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, एच न्यू होता है। और ई इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू की वैल्यू क्या आती है, एच सी अपॉन में लेमडा। एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, और तो आपका जो ई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। तब वो आके टकराता है तो हम उसकी पोजीशन तो फाइंड आउट कर सकते हैं, पर जो वो पार्टिकल आके टकराया हाई एनर्जी का, और उन्होंने अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र किया उस इलेक्ट्रॉन के अंदर, जिस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, तो मोमेंटम को एक्यूरेटली फाइंड आउट है नहीं कर पा रहे हैं। तो हाइजेनबर्ग का ये मानना है कि आपका इम्पॉसिबल ही है। वैसे साइंस में इम्पॉसिबल कुछ होता नहीं है, बट हाइजेनबर्ग ने ये वर्ड यूज़ किया। ठीक है। It rules out the existence of definite path or trajectory of electron and other similar particle. ये जो रूल्स है वो क्या आउट कर दिया, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ। जैसे बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेट पाथ के अंदर मूव करेगा, तो हम कैसे कह सकते हैं जब हमें दोनों चीज़ें पता ही नहीं, एग्जैक्ट मोमेंटम और पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। और ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल। द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज significant only for the motion of microscopic particle and is negligible for macroscopic particle। और ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो प्रिंसिपल है वो केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल होगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए होगा। लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलते हैं इनको, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं होगा। और अगर हम एक छोटे से क्वेश्चन की बात करें तो एन इलेक्ट्रॉन moving near an atomic nucleus has a speed of this plus minus 1%. What is the uncertainty in its position? तो आपको पता है डेल्टा एक्स एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन ए 4 पाई। मास इलेक्ट्रॉन का है वो आपको ना भी दे तो पता होना चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻³ है के जी। ठीक है, यहाँ से डेल्टा एक्स निकल जाएगा। डेल्टा एक्स किसके को आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन ए 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी। और ये जो आपका क्या है, डेल्टा वी ही है। चेंज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 इंटू 10⁻⁴। क्योंकि आपके पास 1% की हम बात करें तो यहाँ से आप डेल्टा वी भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा करके देखना, ना समझ में आया तो हम फिर इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।